Hey there, welcome to another episode of Coding with CodeCat. This is Ravi और आज के सेशन में we are going to see कि जो पोस्ट API का कोड हमने किया था by using encodable protocol उसे हम कैसे क्लीन करते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ की पॉइंटर्स ये भी शेयर कर रहा हूँ कि जब आप कोड क्लीन अप करते हो प्रोजेक्ट का तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो सेशन में जो भी कोड यूज होगा वो ऑलरेडी GitHub और Google Drive पे अवेलेबल है। So what you could do is check the video description, click on the link and download the code for you. That being said, let's begin our today's session. इन अवर प्रीवियस वीडियो व्हाट वी हैव लर्नड इज कि किस तरीके से आप एनकोडेबल प्रोटोकॉल का यूज़ करके आपके एप्लीकेशन से डेटा पोस्ट एपीआई के थ्रू सर्वर को भेज सकते हो। आज के सेशन में व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज द कोड दैट वी रोट फॉर पोस्टिंग डेटा टू द सर्वर। उसे हम थोड़ा क्लीन अप करेंगे, उसे देखेंगे कि हम किस तरीके से एक और नया फंक्शन बनाएं हमारे HTTP यूटिलिटी में, विच इज़ ओवर हियर। हमारे HTTP यूटिलिटी में आज हम एक नया फंक्शन बनाने जा रहे हैं दैट इज पोस्ट एपीआई डेटा। So for that, let us see what we can do with our code. So as a standard practice, I would advise कि आप कोड क्लीनअप एक्टिविटी प्रोजेक्ट के एंड में मत रखो, उसे स्टार्टिंग में रखो। और जब भी आप कुछ भी कोड करने जाते हो तो उसका एक सीक्वेंस डायग्राम या फिर आप फ्लो बना लो कि आपके फंक्शन का नाम क्या रहने वाला है, वो कितने पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, या फिर उसका अप्रोच क्या रहने वाला है। तो ये सब चीज़ें आप डॉक्यूमेंट कर लो। मैं मानता हूँ कि इसमें टाइम लगता है, लेकिन कैसा है कि अगर आप पहले ही डिसाइड कर लो कि आपका कोड करने क्या वाला है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि यू कैन लुक एट दैट पीस ऑफ पेपर एंड देन यू कैन से कि ओके अब मेरा कोड कहाँ पे फेल हो सकता है, कहाँ पे फेलियर चांसेस इसके ज़्यादा है। सो ऐसी सारी कंडीशंस आप अपने आप एनालाइज कर लोगे एंड दीज आर स्मॉल थिंग्स विच मेक यू अ बेटर प्रोग्रामर। अगर आप डायरेक्टली कोड लिखना चालू करोगे तो यू नो नथिंग इज गोना इट्स ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू वर्क, बट ऐसे कुछ सिनारियोस हो सकते हैं जो आप मिस कर जाओ। So I would really advise कि rather than like cleaning the code at the end of the project, what you could do is you could take a like कभी भी कोड करने से पहले आप पेन और पेपर ले लो, आप डिजाइन कर लो कि आपका फ्लो कैसा रहने वाला है एंड देन यू बिगिन। सो दैट बीइंग सेड, अभी हम हमारे कोड की बात करते हैं जिसे हम क्लीन करने वाले हैं। एंड दिस इज अ कोड विच हैव ऑलरेडी सीन इन दी पास्ट वीडियोस। तो इसे अब हम क्लीन कैसे करें, तो ये कोड सबसे पहले कर क्या रहा है। So let's see, this code is doing two things. Number one is कि यहाँ पे एक URL request create हो रही है and over here you have something called as URL session. So what I would try to do is whenever I'm cleaning the code, मैं एक consistency के लिए like approach रहता है मेरा कि मेरे जो डेवलपर्स हैं, ऐसा ना हो कि आपने कोड क्लीन कर दिया हो और जो कोड आपके डेवलपर ने किया है उसे और भी ज़्यादा कोड करना पड़ रहा है in order to support what you have coded. So ऐसा भी नहीं होना चाहिए, right? So what I'm going to do is I'm going to copy this and I'm going to paste it over here. So ये फंक्शन का नाम चेंज करेंगे, जहाँ पे गेट है वहाँ पे हम बोलेंगे पोस्ट API data and over here I'll say this is URL। क्योंकि यहाँ पे आप पोस्ट के साथ काम कर रहे हो, so that means that you will be sending some information to the server. So I would say this is going to be my HTTP body of the type data, or you can say that this is not HTTP but this is request body. So what I'll do over here is, oops, I forgot a comma. So यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं ये पूरा कोड ले लूँगा and I will copy this and I will paste it over here. तो यहाँ पे ये जो URL है ये आपको as a input आएगा, so you can just copy this and paste it over here. URL request HTTP method is post, that is okay. अब यहाँ पे जो डेटा है ये ज़रूरी नहीं है कि यूज़र रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट का ही डेटा आएगा। एक रीज़न जब आप कोड क्लीनअप करते हो आप ये भी ध्यान रखो कि क्या आप ये कोड रीयूजेबल बना रहे हो। तो मैं यहाँ पे क्या एम कर रहा हूँ कि मेरी जो HTTP यूटिलिटी है मैं सिर्फ एक या दो प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं करूँ, कि जब भी मुझे API पार्सिंग की रिक्वायरमेंट हो आई कैन जस्ट मेक यूज़ ऑफ दिस HTTP यूटिलिटी। सो दिस मीन्स कि मेरी जो ये HTTP यूटिलिटी है दिस हैज़ टू बी डायनामिक। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू गेट रिड ऑफ दिस, क्योंकि आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन ऑब्जेक्ट के साथ काम नहीं करने वाले, राइट। एंड आई डोंट इवन नीड दिस, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड द रिक्वेस्ट बॉडी कैन बी द रिक्वेस्ट बॉडी and the request body will be coming as a input, so that is okay.
और क्योंकि दिस टू लाइन ऑफ कोड दे डोंट थ्रो एनी एक्सेप्शंस, ये कोई एरर थ्रो नहीं करता है, सो इट मेक्स मोर सेंस टू गेट rid ऑफ दिस. यू कैन डिलीट दिस एज वेल. और यहाँ पे आई विल जस्ट गो ahead एंड फॉर्मेट दिस. यहाँ पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. एंड लेट अस हैव अ लुक एट ओवर हियर. यहाँ पे आप डिकोडर यूज़ कर रहे हो, लेकिन ओवर हियर आप क्या कर रहे हो कि आप रजिस्ट्रेशन रेस्पॉन्स को डिकोड कर रहे हो. एंड एस आई सेड, ये जो मेरा फंक्शन है ये डायनामिक होगा, ये हर एक टाइप का रेस्पॉन्स को डिकोड करना चाहिए. सो व्हाट आई डू, आई जस्ट से दिस इज टी डॉट सेल्फ, एंड दिस इज समथिंग विच यू हैव ऑलरेडी सीन ओवर हियर यहाँ पे इन अवर गेट एपीआई डेटा. एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि अगर आपको पता नहीं है कि ये जो फंक्शन है ये मैंने कैसे कोड किया हुआ है, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चेक द वीडियो डिस्क्रिप्शन. वहाँ पे मैंने इस वीडियो की लिंक मेंशन की हुई है, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो. और बेटर व्हाट यू कुड डू इज कि मैंने एपीआई सीरीज पे जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसकी एक प्लेलिस्ट तैयार की हुई है. सो यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑप्शन, एंड वहाँ पे आप एपीआई सीरीज की सारे सारे वीडियोस देख सकते हैं जो भी मैंने अभी तक बनाए हुए हैं. I will get rid of this and I will say completion handler response. So far so good. So let me get back over here. और यहाँ पे मैं constructor injection use करूँगा. So I will just go ahead and say utility is equals to HTTP utility and init. The only reason why I'm using constructor injection is because मैं नहीं चाहता कि मेरी dependency hidden रहे. And I have also created a video for that. And if you want to see that video, what you could do is you can click on the I button on the top right hand side corner and you can check out that video. So right now हमारा constructor injection भी ready हो चुका है. And before even that, what we have to do is we have to clean up this code, right? अभी हम लोगों को HTTP utility का use करना है. So what I'll do is let me check. Yeah, let me just get rid of all of this. And यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले आपको एक URL लगने वाली है जिस URL पे आपको डेटा पोस्ट करना है. So what I'll do is I'll say registration URL is equals to URL of the type string, and this is going to be endpoint dot register user. The second thing that you need is जो आप data send करोगे. So what you have to do is you have to say that this is the request that you have to create, and this request is going to be user registration request. और यहाँ पे आप entries add करोगे, जैसे name क्या होगा, last name क्या होगा. So what I'll do is I'll quickly go ahead and add them. Codecat, and the last name is 15, and the email is codecat15@gmail.com. If you have any questions on get APIs or post APIs, you can email it to me on this address. And I would say the password is again the most secure password in the world, that is 1234. और अभी मैं क्या करूँगा, I am going to use encoder. And why we are using encoder, ये मैंने already मेरे post API के previous video में explain किया हुआ है. So what I'll do is I would say let encoded request is equals to, I would say JSON encoder dot encode, and this is going to be my request. और क्योंकि encode throw करता है एक exception, so as a standard practice what you have to do is you have to use do try catch. और इसे मैं I will cut this and I'll paste it over here, and I would say try. और यहाँ पे what you could do is you can say error, and then you can just do a debug print of error is equals to error dot localized description. And let me create some spaces so that the code is not looking congested. यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, we are going to use the HTTP utility. So I would say HTTP utility dot post API data, हम किस endpoint को data post करने वाले हैं, and that is the registration URL. इस particular endpoint को कौन सा data जाएगा, that is the encoded request. The result type that we are expecting is going to be the user registration response, which I don't remember the name, so let me copy this and I will paste it over here. Dot self, और जो completion handler है उसे आप एक variable name दे सकते हो, and that is I would say user
registration response, because this is the response that you're getting from the API user registration. So I would say debug print, or you can just write some conditional statements over here as well कि if जो आपको response मिला है, that is user registration response dot error message is empty, then in that case what you can do is you can print some messages into the console. You can say user registration response dot data dot name, and let me just quickly go ahead and format this, save it, और अभी मैं इसे रन करता हूँ. So let me see what do I get. But before I do that, यहाँ पे since we have used constructor injection, I would say http utility, and now what I'm going to do is I'm going to run this, and as you can see कि जो name है वो print हो चुका है. This means that कि हमारा जो post request है वो server के पास गया, server ने उसे process किया, and this is the information that it printed. So let me get back to our code. Previously हम लोग बहुत कुछ कर रहे थे एक ही फंक्शन में. अब whenever it comes to code cleanliness, होता क्या है कि जो डेवलपर्स हैं वो घाई घाई में, क्योंकि उनके ऊपर टाइम कंस्ट्रेंट होता है, प्रेशर होता है, वो एक ही फंक्शन में बहुत ज़्यादा कोड कर देते हैं. एंड आई इन माई करियर मैंने ऐसे मेंटेनेंस प्रोजेक्ट देखे हैं जहाँ पे एक फंक्शन में देयर कैन बी 400 to 700 लाइन्स ऑफ कोड. और इससे प्रॉब्लम ये है, एंड द डेवलपर इटसेल्फ सेज कि 700 लाइन का कोड लिखा है तो क्या हो गया, काम तो कर रहा है ना. काम कर रहा है, डेफिनेटली दैट इज़ करेक्ट, बट द थिंग इज़ कि हम कोड लिखते हैं ताकि इंसान समझ सके. मशीन तो वैसे भी उसे कंप्यूट करके उसे जो करना है वो करेगी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेंटेनेंस या फिर सपोर्ट या फिर खुद आप आपका कोड देख रहे हो 6 महीने बाद, तो यू विल डेफिनेटली नॉट बी हैप्पी विद द आंसर दैट यू गेव मी राइट नाउ कि 700 लाइन का कोड लिखा तो क्या हो गया, काम तो कर रहा है ना. ये जो एटीट्यूड है या फिर ये जो अप्रोच है टूवर्ड्स प्रोग्रामिंग, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है. द रीज़न वाई यू वांट योर फंक्शंस टू बी स्मॉल इज़ बिकॉज इट इज़ गुड फॉर यू. आप और सपोर्ट टीम, ट्रस्ट मी, आई हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ सपोर्ट प्रोजेक्ट्स एंड ट्रस्ट मी इट इज़ द बेस्ट थिंग. क्योंकि अगर आपके फंक्शन में 700 लाइन्स ऑफ कोड हो या फिर 300 लाइन्स ऑफ कोड हो, इवन 50 लाइन्स ऑफ कोड हो, तो होता क्या है कि अगर मैं एक भी चीज़ चेंज कर दूं तो आगे का कोड हो सकता है कि वो उस तरीके से रिएक्ट ना करे जिस तरीके से आप उसे एक्सपेक्ट कर रहे हो रिएक्ट करने के लिए. सो हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो रजिस्टर यूज़र था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट स्टिल आई थिंक देर वॉज एन अपॉर्चुनिटी. इसे लाइक वी कुड हैव रिड्यूस सम लाइन्स ऑफ कोड, और एक यूटिलिटी इस तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते थे जिसे हम रीयूज़ करें हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में. सो एक सवाल अपने आप से आपको ये भी करना चाहिए कि क्या जब भी आप कोड क्लीन अप कर रहे हो तो क्या आपका कोड रीयूजेबल है, उसकी रीयूजेबिलिटी कितनी है. मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक ऐसी कॉन्क्रीट सॉलिड लाइब्रेरी बनानी चाहिए फर्स्ट टाइम जिसमें कोई इश्यूज ही नहीं आई, नहीं. दिस इज़ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. और क्योंकि आप अलग अलग प्रोजेक्ट में आपने एक यूटिलिटी बना ली, मान लो एक प्रोजेक्ट में वो बढ़िया चल रही है, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट में क्योंकि अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स भी अलग होती है, उनके बिजनेस लॉजिक अलग होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही झटके में एकदम सॉलिड यूटिलिटी बना दोगे. नहीं, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड इट इज़ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स, राइट. सो ओवर हियर व्हाट यू कैन सी इज जो हमने आज यूटिलिटी बनाई, कितना इजी है उस यूटिलिटी को यूज़ करना, एंड दैट यूटिलिटी गिव्स मी अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं काम कर सकता हूँ. सो राइट नाउ यू कैन सी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो भी हम लोग कोड करेंगे वो एज एस होगा एज कम्पेयर टू लाइक व्हाट वी डिड इन गेट एपीआई डेटा, विथ अ स्मॉल चेंज. ऑफ कोर्स हम लोगों ने एक नया पैरामीटर ऐड किया इसमें, दैट इज रिक्वेस्ट बॉडी, एंड सिंस दिस वाज अ पोस्ट रिक्वेस्ट, तो you can see what we did is we explicitly mentioned कि जो कॉल जाएगा एपीआई को वो कौन सा ऑपरेशन करेगा, व्हाट वुड बी द बॉडी एंड व्हाट इज द कंटेंट टाइप ऑफ द एप्लीकेशन. अब ये जो फंक्शन है दैट इज पोस्ट एपीआई डेटा, ये सिर्फ उन्हीं एपीआईज के साथ काम करेगा जिनका कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन है. क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दुनिया की सारी पोस्ट एपीआईज का जो बॉडी है वो एप्लीकेशन जेसन एक्सेप्ट करे. In this particular case you can see that the request body is application slash json, लेकिन यहाँ पे भी आपके पास एक पोस्ट एपीआई है, लेकिन इसकी जो रिक्वेस्ट बॉडी है वो एप्लीकेशन जेसन नहीं है, दिस इज फॉर्म डेटा. सो फॉर्म डेटा को कैसे आप कॉल लाइक कैसे डेटा सेंड करोगे, तो इस इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस एज कम्पेयर टू योर एप्लीकेशन स्लैश जेसन. बट यूजुअली आपका जो पोस्ट एपीआई है
they are like most of the time they are application slash JSON content type. So what you could do is you can make use of this utility and you can try key how it is responding with your post APIs, and if you see some corrections, then you can definitely go ahead and write code and you can improve this utility by yourself. अभी के केस में इस यूटिलिटी में हमने देखा कि ये डेटा गेट कर रही है सर्वर से, एंड दिस इज इवन पोस्टिंग सम डेटा टू द सर्वर. सो फार सो गुड. लेकिन व्हाट अबाउट नेगेटिव सिनारियोस? तो हमने इस यूटिलिटी के साथ कोई भी नेगेटिव यूज केसेस नहीं देखे हैं, और इसमें क्या क्या नेगेटिव केसेस हो सकते हैं ये हम आने वाले सेशंस में देखेंगे. I really hope you enjoyed this session. If you like this video, then please give a thumbs up, and if you're new to the channel, then please subscribe. That being said, thank you so much for watching this. Have a nice day and happy coding. Bye bye.